नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर वीवी नाडकर्णी, इंदौर एमपी, न्यूरोलॉजिस्ट। गत 40 साल से मिर्गी से जुड़ी समस्याओं से वाकिफ हूँ। आज की चर्चा में मिर्गी पीड़ित महिलाओं को और उनकी समस्या और समाधान के प्रति जागरूक कराना है। महिलाएं मिर्गी से पीड़ित होते हुए भी अनेक परिस्थितियों का सामना करती है। इनमें हार्मोनल के प्रभावों के साथ कारण किशोर अवस्था में से लेकर रजो निवृत्ति तक यानी मेनोपॉज तक एक उतार चढ़ाव सा दिखाई देता है और दवाइयों का दुष्प्रभाव भी दिखाई देता है, जो कि कॉस्मेटिक इफेक्ट, मोटापा एवं अन्य दुष्प्रभाव भी दिखाई देते हैं। गर्भ निरोधक दवाइयाँ भी काम करना बंद करती हैं। गर्भावस्था में बाधाएं आना, नवजात शिशु में विकृतियाँ आना, इसकी संभावना यह हर महिला को एक विशेष समस्या लगती है। हर महिलाएं को हर इन मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। बस इतना ही है। कैटामेनियल एपिलेप्सी एक ऐसी समस्या है जिसमें मिर्गी के दौरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास इर्द गिर्द ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले 2-3 दिन और बाद में 2-3 दिन इनके रहती है। वैसे भी मासिक चक्र में 14 दिन से 22 दिन तक भी इनकी संभावना बढ़ सकती है। 10 से 60% तक के महिलाओं को जो मिर्गी से पीड़ित है कैटामेनियल एपिलेप्सी हो सकती है। इसका इलाज संभव है, लेकिन इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट जिसमें कि साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दी जाती है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है, जिसमें डायमॉक्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि पानी को रोकना, एमसी के पहले पानी कम पीना या कोई डायूरेटिक देना, या इसके अलावा मेडिसिन जो अतिरिक्त रहती है, जो मेडिसिन ये महिलाएं ले रही है, इसके अतिरिक्त क्लोबाज़ेम की दवाइयाँ भी इसमें अधिक रूप से काम कर सकती है। अभी रोकती हूँ। कैटामेनियल एपिलेप्सी का मेन कारण हार्मोनल प्रभावी है। जब एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है तो दौरे बढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कम हो जाते हैं तो भी दौरे बढ़ने की संभावना अधिक होती है। तो इन सब कारणों से इसका इलाज, जो मैंने कहा, हार्मोनल नॉन हार्मोनल दोनों तरफ से संभव है। पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम में किशोर अवस्था, रजो निवृत्ति, प्रेगनेंसी, इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनका समाधान क्या है, कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, तो यही बात मैं डॉक्टरों के सामने भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टरों को ज़रूरी है कि वो उनसे ही अधिकतम पेशेंट परामर्श करते हैं। जैसे हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या बहुत कम है और अधिकतर पेशेंट जो रहते हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन के पास ही चले जाते हैं, और जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनको भी मैं थोड़ा परामर्श इसलिए दे रही हूँ कि इनमें जो भी कुछ समस्याएं आती है, जो मिर्गी पीड़ित महिला रहती है, जैसे किशोर अवस्था में इनकी कैटामेनियल एपिलेप्सी जो डेवलप होती है, इनके त्वचा के प्रॉब्लम डेवलप होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ जो रहती हैं उनके कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि किशोर अवस्था में जो बालिकाएँ वैल्प्रोएट लेती है उनमें अनावश्यक हेयर आना, मोटापा बढ़ना, फिर बाल का झड़ना, अगर ये समस्याएं पैदा होती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है और ये दवाइयाँ भी बंद कर सकती है, और दवाई बंद करने से मिर्गी के दौरे बढ़ सकते हैं। ये पॉसिबल है कि जो बाल झड़ गए हैं वो वापस आ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़े। तो ये समस्या कॉस्मेटिक की जो समस्या है, जिसका मैंने आपको एक समाधान और भी बताया कि अपन ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कई जो विशेष रूप से रोग पैदा होते हैं दवाई लेने से, जैसे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, तो ये बहुत खतरनाक डिसीज़ है।
और ये दवाई से होता है, जैसे फेनिटॉइन लेने से, कार्बामेज़ेपिन लेने से होता है। और एशियाई पॉपुलेशन में इसका स्तर थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं HLA-1502B। ये ब्लड टेस्ट करने से अगर पॉजिटिव आती है तो अपने को ओल्ड टाइम दवा जैसे फेनिटॉइन है, कार्बामेज़ेपिन है, ये नहीं देना चाहिए। न्यूअर ड्रग्स में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए न्यूअर ड्रग्स काफ़ी प्रमाण में पेशेंट को स्वस्थ करते हैं और उसके दुष्प्रभाव भी कम रहते हैं। और तीसरी बात ये थी कि जो कॉन्ट्रासेप्शन की प्रॉब्लम है वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती उनको अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हुए वो मिर्गी निरोधक दवा लेती है। तो वो दवा लेने से जैसा उनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन लेवल्स रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और इसका कारण ये रहता है कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो रहता है उसके वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। स्तर कम होने से उसकी जो बेनिफिट्स रहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो चले जाते हैं। और अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी में महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस भी चालू हो जाता है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, ना फोलेट सप्लीमेंट लिया है ना कुछ लिया है, तो इसलिए ये रोकना बहुत ज़रूरी है। तब आप यही एडवाइस उनको देंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप अदर बैरियर मेथड्स अपनाओ, या तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस, कॉपर इंट्रायूटेरिन डिवाइस आप लगा सकते हो। तो ये एक एडवाइस है। दूसरी एडवाइस ये है कि जो फीटल एनोमलीज पैदा होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, इसका मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। जो मॉनिटरिंग 14 और 16 वीक के ऊपर होती है। अगर अपन ने पहले ही प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कराया है तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इनको फोलेट सप्लीमेंट्स दे दें, ताकि इनकी ये जो समस्या है ये थोड़ी कम हो जाए। और वैल्प्रोएट की दवा अगर हो सके तो बंद करें, कम करें। पर जो एपिलेप्सी सिंड्रोम्स रहते हैं जैसे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इसमें वैल्प्रोएट का रोल बहुत अधिक रहता है, क्योंकि यही दौरे कंट्रोल करने में कामयाब होता है। लेकिन अगर अपन इस समस्या से बाहर निकलना है तो अपने को अन्य दवाई भी उपलब्ध है, जैसे लेविट्रासिटाम है, वो अपन दे सकते हैं। और अगर अपन वो नहीं दे सकते तो कम से कम डोज कम करके इनको बताएं कि आपको अभी इसी डोज पे चलना है, ताकि बच्चे में कोई विकृति नहीं आ जाए। और वो डोज है 1000 मिलीग्राम पर डे से नीचे। और इसलिए ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी रजिस्टर में उन्होंने पता कर लिया है 30 साल में कि अगर वैल्प्रोएट का डोज 1400 मिलीग्राम से ऊपर है तो विकृतियाँ भी ज़्यादा रहती हैं और उसका प्रमाण 16% होता है। और अगर अपन डोज कम करते हैं जैसे लेस दैन 1000 तो विकृतियों का प्रमाण केवल 6% रहता है। लेकिन फिर भी विकृतियाँ तो रहती है, इसलिए वाई नॉट चेंज द मेडिसिन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वैल्प्रोएट से लेके अपन दूसरे ड्रग्स पे जाए जहाँ से वो कंट्रोल हो सके और प्रेगनेंसी में उनको दौरे नहीं आए। हर एक महिला को प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेना ही चाहिए, उसको कोई भी शंका दिमाग में नहीं होनी चाहिए। इसके पहले वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग या परामर्श करे गर्भावस्था के पहले कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी बीमारी कहाँ तक है, मैं क्या जानकारी ले सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, और डोज कितना है, कैसे लेना है, ये सब उनको जानकारी डॉक्टर्स को देना चाहिए। क्योंकि उनको ये भी बताना चाहिए कि कोई भी प्रेगनेंसी में कोई भी एंटी एपिलेप्टिक दवा सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी अनुसंधान से पता चला है कि कई दवाइयों का इफ़ेक्ट बिल्कुल निम्न स्तर पर रहता है, और जो कि 98% महिलाओं को अच्छी जीवन शैली मिलती है, उनके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं और उनके बच्चों में विकृतियाँ नहीं पैदा होती हैं। अगर अपने को कोई अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी रहे, जो महिलाएं दवाइयाँ ले रही है उनको अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी रहे, तो उनके लिए एम्ब्रियोजेनिस होने के बाद अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल अपन मॉनिटरिंग से पता कर सकते हैं कि फीटल में कोई एनॉमली है या नहीं, और उसका टाइम रहता है 14 वीक से 16 वीक। इसमें अपन ट्रिपल मम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, मैटरनल स्क्रीनिंग, और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। तो ये सब सुविधाएं अपने पास अभी उपलब्ध है इंडिया में, और अपन इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और आपके मरीजों को आप उचित परामर्श दे सकते हैं। थैंक यू।